इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना खबर एग्ज़ाम की। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज इस लाइन से शुरू इसलिए किया है क्योंकि ये जो आपका आयोग है ना, यूपी ट्रिपल आयोग, ये इन महाशय की करतूतें हैं जिसकी वजह से हम आज भी एग्ज़ाम डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तब मुझे ये लाइन याद आई तो मैंने कहा चलो आपके सामने रखता हूँ इसको। पर अपन को विचलित नहीं होना है इन सब चीज़ों से, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है क्योंकि अपन लोग की जो धारणा है वो अलग है। हम लोग इस धारणा को मानने वाले लोग हैं। मैं आपके लिए 2 लाइनों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कांटों में राह बनाने वाले हैं और इनके ये जो प्रपंच हैं इनसे कतई निराश नहीं होते, ना ही निराश होना है और ना ही होते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को बराबर कंटिन्यू करते रहना है। ठीक, और उसी दिशा में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 13वां मॉडल पेपर है, तो आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी, है ना। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है। साथ ही जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। ठीक है, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, है ना। चलिए, और हाँ, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों से अब की बार जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के हिसाब से हो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं कौन से प्रकाशन का आपके लिए लेकर आऊँ, है ना, क्योंकि ये अब अपना जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो अब चॉइस आप लोगों की रहेगी, आप लोग जो कहेंगे वो आपके बीच उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि हिंदी परिज्ञान और लेखन से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि यहाँ पर बतानी है किस शब्द में है। ठीक है, कह रहे हिमालय में होगी, उल्लास में होगी, अहंकार में होगी या दुष्कर में होगी। तो विसर्ग संधि, ये संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग यहाँ पर जब दुष्कर का जो संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है दु प्लस कर, और ये जो बिंदी आपको दिख रही है ना दुष्कर की, यही आपका विसर्ग है। तो डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डी कैसा हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा बिना पलक झपकाए के लिए। पहले भी आपके लिए क्वेश्चन कराया है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा इसका सही उत्तर क्या है। यदि पता है तो दोस्त कमेंट जरूर करें, ठीक है ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर निर्निमेष। बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होता है वो होता है निर्निमेष। सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो होता है क्या, असूर्य पस्या। असूर्य पस्या। जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए जो एक शब्द होता है वो होता है असूर्य पस्ता। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि कनक और धतूरा, ठीक है ना, कनक धतूरा किसे कहा जाता है। प्रसाद को, कसौटी को, आभूषण को और सोना को। ठीक, तो कनक धतूरा ये जो है आपका यहाँ पर सोने को आपको कनक भी कहा जाता है ना, कनक, और धतूरा को भी कनक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कनक कनक ते 100 गुने मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बापाए बोराए। ठीक है ना, तो ये आपने अलंकार में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल कह रहे प्राण और पुत्र, तो औषधि, सार, तत्व और जीवन। ठीक है ना, तो जल क्या है, जीवन है, प्राण भी जीवन है और पुत्र को भी जीवन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका
डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखेंगे, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा का कह रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द है। क्या है पुलोमा का पर्यायवाची शब्द? तो पुलोमा का पर्यायवाची है यहाँ पर आपका सची। ठीक है ना, क्या है? सची, इंद्राणी। ठीक है, सची, इंद्राणी, इंदिरा, ये आपके पुलोमा के पर्यायवाची शब्द हैं। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या होगा? आविर्भाव का यहाँ पर अपोजिट आपको बताना है। बताइए क्या होगा आविर्भाव? कह रहे कि प्रादुर्भाव होगा, प्रकट, तिरोभाव या उद्भव। तो आविर्भाव का जो विलोम होता है मेरे साथियों वो होता है तिरोभाव। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, आप लोग भी थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करें भाई, जिससे हमारे भी वीडियो के रीच बढ़ जाएं, है ना। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो दोस्त, पूरा ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि अभी हमें बड़ी आवश्यकता है। आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं, साथ ही ऐसा नहीं है कि आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। फिर है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव, पांडव में कह रहे हैं कि प्रत्यय कैसा है? पांडव में आपका तदित प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। और तदित प्रत्यय क्या कहलाता है? तो जहाँ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम लोग तदित प्रत्यय कहते हैं। राइट आंसर होगा मेरे साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। बताइए कौन सा होगा फारसी का? सिंह, सियार और बानर, ये सारे हमारे हिंदी भाषा के हैं, और मुर्गा जो है वो फारसी का है। डी बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन, गोबर का तत्सम रूप। गोबर का तत्सम रूप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। तो गोबर का जो तत्सम रूप होता है वो गौमय होता है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, गौमय। ठीक, चलिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, शब्दों के भेद जो हैं वो कई प्रकार से आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को इनको डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। लेकिन यहाँ पर प्रयोग के आधार पर पूछे गए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद होते हैं दो। एक होते विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अभिकारी शब्द। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 12वां, यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है। ठीक है ना, तो कौन सा होगा यहाँ पर? संप्रदान कारक होगा दोस्त। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 13वां देखेंगे, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है? शायद, है ना, कल बाजार बंद होगा, रहेगा। ठीक है, तो कल बाजार बंद होगा ऐसी क्या है? हम लोग संभावना प्रकट कर रहे हैं शायद लगाकर। ठीक है, तो ये संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग यहाँ पर उपहार, उपहार, उन्होंने हमें उपहार दिया, तो ये वाक्य में प्रयोग किया, तो ये पुल्लिंग आ रहा। ग्रंथ, ये ग्रंथ काफ़ी अच्छा है, अच्छी नहीं कहेंगे, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। मस्तक भी पुल्लिंग हो गया। ये रचना काफ़ी अच्छी है, तो ये डी यहाँ पर हमारा जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है। 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ठीक है, विशेषण। साड़ी कैसी है भाई? नीली है। साड़ी की ये विशेषता बताई जा रही है, साड़ी नीली है, तो विशेषण है आपका यहाँ पर गुणवाचक। कैसा विशेषण है? गुणवाचक। यहाँ पर साड़ी का गुण बताया गया है कि कैसी साड़ी है? नीली साड़ी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कह रहे हैं कि मनाई, विद्युता, सोना और खुशी। ठीक है, तो सोना जो है वो आपका एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। किस में आता है? द्रव्यवाचक में आता है। सी मेरे साथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखेंगे, कह रहे निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो बतानी है आपको कि अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर किसकी है। ठीक, शुश्रूषा, वो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, और बी जो शुश्रूषा लिखा हुआ है वो अशुद्ध है।
तो अशुद्धि हमें ढूंढना था, बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेशभूषा भी करेक्ट है और मनीषा भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि रा का विवरण है, रा का विवरण, ठीक है, रा के बारे में क्या विवरण है? तो रा जो है एक वो वर्तस्य लुंठित है और सघोष अल्पप्राण व्यंजन ये है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो वर्तस्य व्यंजन होते हैं, वर्तस्य वो होते हैं हमारे कौन से कहलाते हैं? वर्तस्य ध्वनियाँ वो कहलाती हैं जिनमें हमारा जो दांत और मसूड़े को मिलने का जो स्थान होता है उन, ठीक है ना, दांत और मसूड़े के जब मिलने का जो स्थान होता है, तो जब हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा वहाँ पर टच होती है, ठीक है। तो ऐसी ध्वनियाँ जो हैं वो वर्तस्य ध्वनि कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, दिनकर साहब की ये रचना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? अभिवादन किसको कहा जाता है? कह रहे हैं कि पिता पुत्र को, शुभाशीष को कहा जाएगा, प्रिय पुत्र को कहा जाएगा, या आपका स्नेहकांक्षी के लिए जो है अभिवादन कहा जाएगा। तो अभिवादन जो है वो यहाँ पर होगा शुभाशीष। क्या होगा? शुभाशीष होगा। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे शुभाशीष हुआ, आप लोग पत्र लिखते हैं तो प्रणाम हुआ है ना, प्रणाम, प्रमाण लिख दिया मैंने, प्रणाम हुआ है ना, नमस्ते हुआ, नमस्ते हुआ, तो ये हमारे सारे अभिवादन में आएंगे, ठीक है ना, अभिवादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो अपना रंग जमाना मतलब प्रभावित करना, प्रभाव छोड़ना अपना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 25 चिरजीवों जौरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर, ठीक है ना। तो वृषभानुजा वृषभानुजा के यहाँ पर दो अर्थ हैं। एक ही शब्द के जब दो अर्थ होते हैं तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार हो जाता है, से एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दो अर्थ कौन कौन से हैं वृषभानुजा? तो प्रथम जो अर्थ है वो है वृषभानुजा, यानी वृषभानु की जो पुत्री हैं वो राधा रानी को कहा जाता है ना, राधा जी को कहा जाता है। और वृषभानुजा, वृष मतलब होता है आपका बैल होता है, और बैल की जो बहन है, बैल की बहन को भी वृषभानुजा कहा जाएगा। सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने आपको कई बार बताया है, सोठा और दोहा में एक संबंध होता है, ठीक है ना। दोहा जो है वो आपका 13-11 होता है, 13-11 मात्राएं होती हैं दोहा में, और सोठा जो है वो इसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट होगा तो 11-13 मात्राएं होंगी इनकी, है ना। 11-13 मात्राएं, ठीक ना। ये 13 कहाँ होंगी? ये प्रथम और तृतीय चरण में, 11 होंगी द्वितीय और चतुर्थ चरण में, और इसका जस्ट अपोजिट आपका सोठा होता है। बी मेरे साथ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 निम्न में शुद्ध वाक्य हमें यहाँ पर जो है पहचानना है। कह रहे कि वाह कितना घृणित दृश्य है, तो वाह थोड़ी ना लगाएंगे भाई घृणित दृश्य के लिए, ये कट गया। ओह मतलब ओह भी नहीं निकलेगा, अगर कहीं गंदगी फैली है तो ओह नहीं निकलेगा भाई, इसमें आश्चर्यचकित होने की क्या बात है, वो है छी निकलेगा, ठीक है ना। क्या निकलेगा? छी कितना घृणित दृश्य है। राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा है अशुद्ध वाक्य? मोटा सा आदमी आया है, मोटा सा आदमी आया है, ये तो सही है। आपकी चरित्र अच्छी है, आपकी चरित्र अच्छी नहीं, आपका चरित्र अच्छा होता है, ठीक है ना। चरित्र अच्छी नहीं होती है, अच्छा होता है। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सतसई में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, सतसई में कौन सा समास होगा? कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप भी दे चलें तो बेहतर होगा, लगेगा कि हाँ आप लोग तैयारी में हैं और अब आप प्रैक्टिस करने के लायक हो गए, ठीक है ना। तो सतसई में होता है आपका कौन सा समास होगा? यहाँ पर द्विगु समास होता है। सतसई यानी 700
का समूह, उसको सतसई कहा जाता है। 700 का समाहार, जिसको हम लोग सतसई कहेंगे। नेक्स्ट है, जिसके बिना कार्य ना चल सके समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके बिना कार्य ना चल सके, कह रहे अत्यावश्यक होगा, अपरिहार्य है, आवश्यक या अपेक्षित। तो जिसके बिना कार्य ना चल सके उसके लिए एक शब्द होता है आपका अपरिहार्य, है ना, अपरिहार्य। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो हिंदी यहाँ पर हमारी समाप्त। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? GK GS की तरफ, है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो ये रही आपके लिए सामान्य जानकारी का पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई ... क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी कौन सी? साम्यवादी क्रांति। ठीक है ना, साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 47 देखते हैं। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान से अलबरूनी, तो अलबरूनी जो है भारत आया था जब जो गजनबी था ना, गजनबी, है ना, गजनबी महमूद गजनबी था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसके साथ ये अलबरूनी आया था। और ये आया था आपका 11वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में आया था? 11वीं में आया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए 48 देखेंगे। कह रहे हैं कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो प्रभु श्री राम पर ये जो केंद्रित आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, इसके जो अग्रदूत रहे हैं वो हैं स्वामी रामानंद। ठीक है, जो कि कबीरदास जी के और आपके रैदास जी के, है ना। इसके अलावा एक धन्ना थे, इनके ये गुरु रहे हैं। ठीक है ना, रैदास जी के और कबीरदास जी के ये गुरु हैं। रामानंद जी ये भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ, ठीक है, तो ये एक आंदोलन है रेड शर्ट। ठीक है, तो इसके अगुआ थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है रेलवे वगैरह में, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही ये दर्रा जो है उसका नाम है आपका क्या है? लिपुलेख दर्रा इसका नाम है। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। 51 बगलिहार जो बांध है वो कह रहे कि किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बगलिहार बांध है, ये आपका बनाया है किस नदी पर? तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें के बारे में एक किस्सा बताता हूँ। 2005 में इस बांध की वजह से, ठीक है ना, पाकिस्तान से भी थोड़ी अनबन हुई थी इस बांध की निर्माण की वजह से। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है सॉरी, चिनाव नदी, ये इस पर बनाया गया है। ठीक है ना, ये जो चिनाव नदी है वो भारत में भी बहती है और साथ में कहाँ पर बहती है? ये पाकिस्तान में भी बहती है ना। ये पाकिस्तान की ओर जाती है भारत से, तो इसमें थोड़ा सा विरोधाभास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले जो मतदान की आयु थी मेरे साथियों वो 21 वर्ष थी। ठीक है ना, और अभी जो वर्तमान में हम देखते हैं वो कितनी है? वर्तमान में है आपकी 18 वर्ष। तो ये जो कम करी गई थी आयु वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1989 में। कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और इस टाइम पीरियड में जो राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकट रमन।
कौन थे? आर वेंकटरमन। तो पहले आपको 21 साल में क्या है कि वो मतदान का अधिकार मिलता था, पर अब आपको 18 साल में, ठीक है ना। पहले 21 वर्ष में मतदान का मिलता था, 18 वर्ष शादी की मानी जाती थी। मतलब कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साथियों थोड़े गले में दिक्कत है, इसलिए आपके बीच में काफ़ी दिनों से आ भी नहीं पा रहा था, पर रहा भी नहीं जाता ना आप लोगों के बिना, है ना। आप लोग जो क्या कहते हैं, मोहब्बत हैं आप लोग हमारी, आपके बिना मन नहीं लगता ना, इसलिए आना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? एमएलए का पूरा रूप, तो एमएलए जो विधायक होते हैं हम उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभी लोगों को लगभग पता ही होगा, बता दीजिए एक बार कमेंट करके, ताकि मैं गलत साबित ना हूँ। नहीं तो लोग वक्त कहेंगे कि आप लोग यही कह देते सब लोगों को पता होगा, पर बताता कोई है नहीं, तो बता दिया करो भाई, हमारी भी इज्जत का सवाल है यहाँ पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री? तो प्रधानमंत्री होते हैं साथी नीति आयोग के। ठीक है, और पहले इसका जो नाम था वो योजना आयोग था। क्या नाम था? योजना आयोग था। बाद में हमारे मोदी जी आए, उन्होंने कहा नहीं, इसको नीति आयोग करा जाए, तो उन्होंने इसको नीति आयोग बना दिया, बाकी संस्था वही है। नेक्स्ट, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो राज्य की आय जो है वो उसको हम लोग कहते हैं राजगामित, है ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 56 ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? ग्रीन बैंकिंग मतलब ग्रीन शब्द जुड़ा है तो कुछ हरियाली से संबंधित होगा ना, पर्यावरण से संबंधित। तो ग्रीन का अर्थ ही होता है कि पर्यावरण संरक्षी परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक। ठीक है, ऐसे बैंक जो पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको वित्त यानी जो आर्थिक मदद है वो उपलब्ध कराना, वो आपकी ग्रीन बैंकिंग कहलाएगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 57। पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? ठीक है, तो इनको किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आशापूर्णा देवी के लिए? तो ये जो पुरस्कार है ये 1976 में इनको मिला हुआ है। इनका एक उपन्यास है, ठीक है, जिसका नाम है प्रथम, इनके उपन्यास का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, ये उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? ठीक है ना, व्यक्तिगत मतलब इनसे पहले पदक तो आए हैं लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं आए थे, वो सामूहिक रूप से आए हैं। और जो केडी यादव साहब हैं ये पहली बार व्यक्तिगत पदक लाए थे और इनको कांस्य पदक मिला था। कौन सा पदक? कांस्य पदक मिला था। कुश्ती में इनको ये पदक मिला हुआ था और ये मिला था इनको 1952 में। तो इनको पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, तुर्की की राजधानी क्या है बताएं आप लोग? तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी जो है मेरे साथियों वो है अंकारा। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। गले में बड़ी दिक्कत हो रही है, पर चलिए इसको तो निपटाना ही है। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? पावर बैटरी का आविष्कार कह रहे हैं कि किसने किया था? तो पावर बैटरी का आविष्कार किया था मेरे साथियों एलिसेंड्रो वोल्टा ने। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 61 क्वेश्चन देखेंगे। 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है 2023 में, वो मिला द कश्मीर फाइल को। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 62 देखेंगे। फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक, तो ये जो यूट्यूब के नए CEO हैं ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, और इनका नाम जो है वो है नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन। इनको यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है। ए मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 63 है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? तो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की थी? तो उस समय के जो तत्कालीन आपके पर्यावरण मंत्री थे, है ना, केंद्रीय पर्यावरण और जल परिवर्तन मंत्री थे, उनका नाम था भूपेंद्र यादव। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65। फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका आबू धाबी में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये आबू धाबी में हुआ था। राइट आंसर यहाँ पर भी आपका सी होता है। अब आता है आपका एक ऐसा पोर्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका प्रैक्टिकली तो जानते हैं, तो थ्योरेटिकल हमको इसके बारे में कम नॉलेज है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, पर सभी को नहीं है। कुछ लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिकली के साथ साथ थ्योरेटिकल भी अच्छी खासी जो है नॉलेज है ना। फिर भी हम लोग इसको हल्के में ना लेंगे। यहाँ से भी आपका सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन है वो बनता है, जो आपकी सिलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो चलिए इसको भी इग्नोर नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड को जोड़ने के लिए जो स्लॉट होता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड ग्राफिक स्लॉट। क्या बोलेंगे? या पोर्ट बोल देते हैं उसको, पी से पोर्ट हो गया। एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। चलिए क्रे सुपर कंप्यूटर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्रे 2V सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP24V और तिन्हे 2, ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर हैं। तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बड़ा ही इस धातु का माइक्रोचिप, ठीक है, माइक्रोचिप बनाने के लिए कह रहे हैं कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है वो सिलिकॉन से बनती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटन, ठीक है, बी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे। कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? ठीक है, तो प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से जो चीज़ें हटाई गई हैं उनको पुनर्प्राप्त करने की जो अनुमति है वो देता है सॉल्वेज। कौन देता है? सॉल्वेज, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आजकल हम लोग AI के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे चल के काफ़ी महत्वपूर्ण रोल ये हमारे जीवन में निभाने वाला है ना। इसके द्वारा कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, तो अभी से आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ये AI जो है वो कई लोगों की नौकरियां भी खा जाएगा,
क्योंकि इसमें जो एआई का नाम सिद्धांत है उसमें ये लोग साइंटिस्ट वगैरह ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं उसको, ये प्रयोग कर रहे हैं कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क की तरह, ठीक है ना, मनुष्य की मस्तिष्क की तरह ही बिहेव करे। तो इसका लक्ष्य क्या नहीं है, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें परिष्कृत बनाना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 72 है, कह रहे एर्डियोनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के द्वारा। तो इसका है बोथ ए एंड बी, दोनों। नेक्स्ट, भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंख बंद करके आप लोग इसमें कौन कौन बी मार रहा है, तो पता तो है पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर, लेकिन कई लोगों ने भारत इंटरफेस फॉर मनी इसको भी देख लिया होगा, पर थोड़ा स्पेलिंग का इसमें, यहाँ इंटरफेस है और यहाँ इंटरफेस है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, फ्लो में गलत नहीं मानना है। पता चला बी मार के आ गए, जो कि गलत है। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है, ठीक है। तो ये क्लिप आर्ट जो होती है वो एक श्रृंखला है जिसको हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है। तो जो अधिकतम कॉलम डालने की संख्या है वो है 63। अधिकतम कॉलम हम लोग कितने डाल सकते हैं इसमें? 63 कॉलम डाल सकते हैं, और जो रोज़ होती हैं वो 32,767, इतनी रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? मतलब पेज जो ब्रैकेट होता है या सेक्शन ब्रैकेट होता है, कह रहे कि वो इसका प्रकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे साथियों? राइट आंसर है हमारा यहाँ पर कॉलम जो है वो आपका सेक्शन ब्रेक नहीं करता है, सी यहाँ पर राइट हो जाता है। 77, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प कह रहे हैं कि नहीं है, तो इंडेंटेशन इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? आज की तारीख के लिए, तो आज की तारीख के लिए फंक्शन डाला जाता है टुडे, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। 79, गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है क्रोम में, ठीक है। मान लीजिए आप किसी विंडो पे काम कर रहे हैं क्रोम में, आपको और नई विंडो की ज़रूरत पड़ेगी, तो कैसे खोलोगे? तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और एन को एक साथ दबाकर हम लोग न्यू विंडो को ओपन कर सकते हैं। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब यहाँ अंतिम क्वेश्चन है आपका किसका? कंप्यूटर का। फिर हम लोग यूपी स्पेशल शुरू करेंगे। कह रहे एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक प्रकार का आपका सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, उस तरीके का सॉफ्टवेयर है, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश की हमारी सामान्य जानकारी यहाँ से शुरू होती है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें। क्वेश्चन है कि UPSIDA का फुल फॉर्म क्या होगा? UPSIDA, तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, यूपी शिडा। नेक्स्ट, 82 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में
ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है प्रतिशतांश कितना है, प्रतिशतांश, ठीक। तो ग्रामीण जनसंख्या है भारत में वो है आपकी 77.7%, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 77.7%। और शहरी जनसंख्या है कितनी बचती है, 22.27%, ठीक। ये 73 है, 77.73 एग्जैक्ट फिगर है ये। नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? कह रहे कि बढ़ती साक्षरता दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, ठीक है। स्वास्थ्य में सुधार आया है और बीमारियों में नियंत्रण भी काफ़ी हद तक हुआ है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो स्वावलंबन जो योजना है वो आपकी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण देना और उनको कौशल प्रदान करना। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश जो राजस्व कोड है मेरे साथियों, इसको 2006 में स्थापित किया गया था। और राजस्व कोड में जो है 16 अध्याय हैं, लिख लीजिए कभी पूछा जाए तो। 16 अध्याय हैं, इसके अलावा 234 इसमें धाराएं हैं, ठीक है। राजस्व कोड में 16 अध्याय हैं, 234 धाराएं हैं और 4 इसकी अनुसूची हैं, 4 अनुसूचियाँ हैं इसमें। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 87 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो बहुविवाह जो है वो आपका जौनसारी जो क्या बोलते हैं उसको जनजाति है ना, जौनसारी जनजाति मुख्य रूप से आपकी उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ये आपको मिलती है। तो उन्हीं में ये प्रथा प्रचलित है बहुविवाह की। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा जो है एक जानी मानी कवित्री हैं, है ना, और इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो कहाँ लगता है ये मेला? मज़ार पर। ये लगता है देवा शरीफ में। सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव का कहा जाता है, प्रारंभ कब हुआ था? ये कह रहे कि इसकी जो है स्टार्टिंग कब से हुई थी? तो लखनऊ महोत्सव जो स्टार्ट हुआ था ये 1975-76 से शुरू हुआ है। अब इसको लखनऊ महोत्सव के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 91, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? अवध राज्य का, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। और इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 का एक सिद्धांत था जिसको कहते थे कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, व्यपगत का सिद्धांत। तो इसी के अंतर्गत 1856 में अवध का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? तो ताज एक्सप्रेस वे का एक और नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है इसका? तो इसको यमुना एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से जाना जाता है? यमुना एक्सप्रेस वे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है आपका? ये आगरा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक है ना। कैसा है? 6 लेन है और इसको अब 8 लेन बनाने की मंजूरी प्रदान हो चुकी है। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए ये जो संस्था है वो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों? तो ये आपका वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 95। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? लुगदी कह रहे हैं कि लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो उस ज़िले का नाम है बिजनौर। बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 96। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, बताया है पहले मैंने आपको, सॉल्व कराया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सीमेंट आपका चुर्क, कागज़ जो है वो सहारनपुर का है, और इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, और फर्नीचर बरेली। ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 97। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ऑटोमोबाइल ये प्रमुख उद्योग नहीं है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान मेरे बाबू कहाँ पर स्थित है? तो ये कुशीनगर में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है पूरे भारत में वो पहला है, ठीक है, प्रथम। इसके अलावा हम लोग गन्ना में भी आगे हैं और गेहूं उत्पादन में भी आगे हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कह रहे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की फसल आपकी जो है वो उत्तर प्रदेश में खरीफ के सीज़न में, सोयाबीन की जो फसल है वो खरीफ की फसल है, ठीक है। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके महोबा ज़िला आता है, ठीक है ना, जालौन आता है, झांसी आता है, ललितपुर आता है, हमीरपुर आता है और बांदा आता है। तो ये ज़िले जो हैं आपके बुंदेलखंड क्षेत्र के ज़िले हैं। यहाँ पर सोयाबीन की फसल काफ़ी उगाई जाती है। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त लाइक एक बार ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।